एक सदी से अधिक समय से पाठ्यपुस्तकों ने हमें एक ही कहानी बताई है। पहले अमेरिकी लगभग 13,000 पहले साइबेरिया से एक जमी हुई भूमि पुल के पार चलकर आए थे। लेकिन नए डीएनए साक्ष्य ने इस पुरानी कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है। प्राचीन कंकाल, पदचिह्न और आनुवंशिक वंशावली एक बहुत ही अजीब सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि कुछ सबसे पहले अमेरिकी बिल्कुल भी पैदल नहीं चले थे। वे समुद्री मार्ग से आए थे। उनका मातृ डीएनए साइबेरिया की ओर नहीं बल्कि उत्तरी तटीय चीन की ओर जाता है। और एशिया में एक प्राचीन कंकाल जो आज के मूल निवासी अमेरिकियों से केवल 6 छोटे उत्परिवर्तनों से अलग है, गुमशुदा कड़ी हो सकता है। 100 से अधिक वर्षों से पुरातत्वविद और इतिहासकार मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक पर बहस कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिकी कौन थे और वे कैसे पहुंचे? पारंपरिक उत्तर, जो पाठ्यपुस्तकों में छपा है और कक्षाओं में दोहराया जाता है, को क्लोविस फर्स्ट मॉडल कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिकारियों के छोटे समूहों ने लगभग 13,000 पहले साइबेरिया से अलास्का तक बेरिंग भूमि पुल पार किया। वे अपने साथ विशिष्ट पत्थर के औजार प्रसिद्ध क्लोविस बिंदु ले गए और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में तेजी से फैल गए। दशकों तक यह कहानी तथ्य के रूप में खड़ी रही। इसने समय, कलाकृतियों की व्याख्या की और यह पर्याप्त सरल लगती थी। एक रास्ता, एक संस्कृति, एक उत्तर। लेकिन 20वीं सदी के मध्य तक इस साफ सुथरी व्याख्या में दरारें दिखाई देने लगीं। दक्षिण अमेरिका में पुरातत्व स्थल 13,000 से अधिक पुराने दिखाई दिए। न्यू मैक्सिको में खोजे गए प्राचीन पदचिह्न 23,000 पुराने थे, भूमि पुल प्रवासन से बहुत पहले के। और हाल ही में प्राचीन डीएनए ने साक्ष्य प्रदान किया है कि अमेरिका की आबादी किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक जटिल थी। साइबेरियाई शिकारियों की एक एकल लहर के बजाय विभिन्न समय पर, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न मार्गों का उपयोग करके लोगों की कई धाराएं आई हो सकती हैं। नवीनतम और सबसे आश्चर्यजनक खोज एशिया, विशेष रूप से उत्तरी तटीय चीन की ओर कुछ सबसे प्रारंभिक अमेरिकी पूर्वजों के मुख्य स्रोत के रूप में इशारा करती है। ये प्रवासी खुले टुंड्रा में पैदल नहीं चले होंगे, बल्कि प्रशांत तट के साथ पानी के रास्ते यात्रा कर सकते हैं। समुद्री घास के जंगलों और समुद्री संसाधनों की समृद्ध श्रृंखला का पीछा करते हुए। यह विचार न केवल क्लोविस फर्स्ट मॉडल को चुनौती देता है, बल्कि बर्फ युग के मनुष्यों की क्षमताओं के बारे में हमारी धारणाओं को भी। क्या होगा यदि पहले अमेरिकी चले नहीं बल्कि नाव से आए? यह केवल अनुमान नहीं है। एशिया में मिला एक एकल कंकाल जो मूल निवासी अमेरिकियों के लगभग समान आनुवंशिक संकेत रखता है, अब तक का सबसे मजबूत साक्ष्य प्रदान कर सकता है। और यह कंकाल अकेला नहीं खड़ा, यह एक बहुत बड़े डीएनए ट्रेल का हिस्सा है जो अमेरिका की पहली बसावट की पूरी कहानी को फिर से लिखता है। एशिया में एक प्राचीन कंकाल गुमशुदा कड़ी को पकड़ सकता है। उस ट्रेल का पालन करने के लिए वैज्ञानिकों ने आधुनिक आनुवंशिकी के सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक की ओर रुख किया, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एमटीडीएनए। अपने डीएनए को एक विशाल निर्देश मैन्युअल के रूप में कल्पना करें जिसमें अरबों अक्षर हैं। इसका अधिकांश हिस्सा प्रत्येक कोशिका के नाभिक के अंदर बैठता है, सुरक्षित रूप से पैकेज किया गया और दोनों माता पिता से मिला हुआ। लेकिन एक छोटा सा हिस्सा केवल 37 जीन माइटोकॉन्ड्रिया नामक छोटी ऊर्जा कारखानों के अंदर अलग से रहता है। और इस छोटे से हिस्से की एक उल्लेखनीय विशेषता है, यह केवल माताओं से विरासत में मिलता है। आज जीवित हर व्यक्ति के पास बिल्कुल वही एमटीडीएनए है।
जो उनकी मां ने उन्हें दिया था, केवल उत्परिवर्तन नामक छोटे बदलावों के साथ। हजारों साल में ये उत्परिवर्तन एक एक करके जमा होते जाते हैं, क्योंकि वे अपेक्षाकृत स्थिर गति से होते हैं। वैज्ञानिक इनका उपयोग घड़ी की टिकों की तरह कर सकते हैं, ताकि अनुमान लगा सकें कि दो वंशावली कब अलग हुईं। इस तरह mtDNA एक प्रकार की मातृ समय मशीन बन जाता है, मां से बच्चे तक हजारों साल तक फैले एक अटूट रिकॉर्ड को संरक्षित करता है। इसे एक पारिवारिक विरासत के रूप में सोचें, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। रास्ते में छोटे खरोंच या निशान जोड़े गए हैं। वे खरोंच हमें बताते हैं कि पूर्वज कब और कहां रहते थे। इस विधि का उपयोग करके शोधकर्ताओं ने mtDNA के विशाल परिवारी वृक्ष बनाए हैं, जिन्हें हैप्लोग्रुप कहा जाता है। हैप्लोग्रुप केवल उन 12 लोगों की आनुवंशिक शाखा है जो एक सामान्य मातृ पूर्वज साझा करते हैं। इन शाखाओं में से एक सबसे दिलचस्प हैप्लोग्रुप D4 है। आज यह दुर्लभ है। दुनिया भर में केवल 200 में से एक व्यक्ति में पाया जाता है, मुख्यतः एशिया में। फिर भी यह असाधारण महत्व रखता है, क्योंकि इसकी एक शाखा D4 पूरे अमेरिका की स्वदेशी आबादी में दिखाई देती है। मूल निवासी अमेरिकियों में D4 की उपस्थिति एशिया में इसकी बहन शाखा D4 के साथ महाद्वीपों के बीच एक प्रत्यक्ष आनुवंशिक कड़ी प्रदान करती है। D4 और इसकी उपशाखाओं को परिभाषित करने वाले उत्परिवर्तनों का पालन करके वैज्ञानिक न केवल ये ट्रेस कर सकते हैं कि ये लोग कहां से आए, बल्कि यह भी कि वे कब गए। हर उत्परिवर्तन आपकी मां की मां की मां द्वारा छोड़ा गया ब्रेड क्रम्ब ट्रेल है। D4 के साथ वह ब्रेड क्रम्ब ट्रेल तटीय चीन से सीधे अमेरिका की ओर इशारा करता है। सुझाता है कि माताओं ने हजारों साल पहले प्रशांत रिम में इस वंशावली को ले जाया था, पाठ्यपुस्तकों की कल्पना से कहीं पहले। एक बार जब वैज्ञानिकों ने हैप्लोग्रुप D4 को एक महत्वपूर्ण मातृशाखा के रूप में पहचान लिया, अगला कदम इसके पारिवारिक वृक्ष को सुलझाना था। किसी भी पारिवारिक वृक्ष की तरह D4 की कई शाखाएं हैं, जो प्रवासन और अस्तित्व की विभिन्न कहानियां बताती हैं। जड़ में मूल D4 वंशावली बैठती है, जो बाद में कई उपसमूहों में विभाजित हो गई। D4 एक उत्तरी और मध्य चीन में सामान्य है और जापान में भी दिखाई देता है। D4 साइबेरिया और जापान के स्वदेशी एनू लोगों में मौजूद है। D4 ज्यादातर उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम चीन में पाया जाता है, लेकिन सबसे आकर्षक शाखा D4 है। D4 के भीतर दो अलग टहनियां दिखाई देती हैं। एक D4 कहलाता है, पूरे अमेरिका के स्वदेशी लोगों में पाया जाता है, आर्कटिक से लेकर दक्षिण अमेरिका तक। दूसरा D4 एशिया में रहता है, विशेष रूप से चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में। ये दो बहन वंशावलियां उन चचेरे भाइयों की तरह हैं, जो कभी एक ही घर साझा करते थे, इससे पहले कि उनके परिवार अलग हो गए और दूर की भूमि में बस गए। इस कनेक्शन का सबसे मजबूत सबूत न5 उपनाम वाले एक एकल भाई प्राचीन नमूने से आता है, जो चीन के उत्तर पूर्वी अमूर नदी घाटी में खोजा गया था। यह व्यक्ति लगभग 14,000 साल पहले रहता था और D4 वंशावली रखता था। जब शोधकर्ताओं ने ने5 के mtDNA की तुलना आधुनिक मूल निवासी अमेरिकियों से की, तो उन्होंने उन्हें अलग करने वाले केवल 6 छोटे उत्परिवर्तन पाए। आनुवंशिकी की भाषा में यह अविश्वसनीय रूप से करीब है, लगभग एक ही पुस्तक के 2 संस्करणों को देखने जैसा, जिसमें केवल कुछ टाइपो बदले गए हों।
इसका मतलब है कि ने 5 डच अर्हतीना को प्रशांत में ले जाने वाले पहले अमेरिकियों का सबसे करीबी ज्ञाते एशियाई रिश्तेदार है। खोज एक शक्तिशाली सबूत है, न केवल समानता दिखाती है बल्कि उत्तरी तटीय चीन और अमेरिका के स्वदेशी लोगों के बीच एक लगभग प्रत्यक्ष मातृ कड़ी जीने के बहुत समय बाद नहीं हुई होगी। और यह संकेत देता है कि पूरे परिवार न केवल भटकते पुरुष या महिलाएं इन प्रवासनों में भाग लेते थे, वंशजों को पीछे छोड़ते हुए जो आज भी इस वंशावली को रखते हैं। इन लोगों ने नई भूमि तक कैसे पहुंचाई, यह समझने के लिए हमें अंतिम हिमनदी अधिकतम के दौरान की दुनिया को देखना होगा, लगभग 26 से 19 साल पहले। इस समय पृथ्वी ठंड में बंधी हुई थी। विशाल बर्फ की चादरें उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग को ढकती थीं और हिमनद उत्तरी यूरेशिया में फैले हुए थे। उत्तरी चीन में जीवन कठोर था, संसाधन दुर्लभ थे और अस्तित्व के लिए गति की मांग थी। इस दबाव ने हैप्लोग्रुप विचार रखने वाले लोगों के पहले महान विस्तार में से एक को शुरू किया। सामान्यतः बेरिंग भूमि पुल अमेरिका में जाने का स्पष्ट रास्ता लगेगा। जब समुद्री स्तर कम था तो इसने साइबेरिया को अलास्का से जोड़ा, लेकिन बर्फ युग के सबसे ठंडे हिस्से के दौरान विशाल हिमनद अक्सर रास्ते को अवरुद्ध कर देते थे, इसे मनुष्यों के लिए लगभग अगम्य बना देते थे। इससे एक और संभावना बची, समुद्र। यहीं तटीय मार्ग परिकल्पना चलन में आती है। जमे हुए टुंड्रा से गुजरने के बजाय प्रारंभिक प्रवासी प्रशांत तटरेखा का पीछा कर सकते थे। यह पथ, जिसे कभी कभी केल्प हाईवे कहा जाता है, एशिया से अमेरिका तक फैला था। इस मार्ग के साथ केल्प के जंगलों ने मछली, शेलफिश, समुद्री स्तनधारियों और समुद्री घास से भरे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बनाए। प्रवासियों के छोटे समूहों के लिए तटरेखा बंजर आंतरिक भाग की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय भोजन प्रदान करती। यह विचार पहली बार में असंभव लग सकता है। आखिरकार हम आमतौर पर बर्फ युग के लोगों को नावें बनाते हुए नहीं देखते, लेकिन राफ्ट या डग आउट कैनो जैसे सरल पानी के जलयान उनकी क्षमता के भीतर थे। दुनिया के अन्य हिस्सों से पुरातत्व साक्ष्य दिखाता है कि मनुष्य हजारों साल पहले समुद्री यात्रा करने में सक्षम थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की पहली बसावट भी शामिल है। उस प्रकाश में प्रशांत तट के साथ यात्रा न केवल संभव लगती है बल्कि व्यावहारिक। आनुवंशिक साक्ष्य इस दृश्य का समर्थन करते हैं। डच अर्हतीना के विस्तार का समय उत्तरी तटीय चीन छोड़ने वाले लोगों के लगभग 22,000 साल पहले के साथ फिट बैठता है। तट से चिपककर और धीरे धीरे आगे बढ़कर वे आंतरिक बर्फ गलियारा खुलने से बहुत पहले उत्तरी अमेरिका पहुंच सकते थे। जब भूमि बर्फ में बंधी थी, समुद्र ही एकमात्र सड़क बन गया। यह तटीय यात्रा एक एकल बड़े पैमाने का प्रवासन नहीं होगी, बल्कि छोटे कदमों की एक श्रृंखला। परिवार तटरेखा के साथ चले, जहां संसाधन समृद्ध थे वहां रुके। फिर जब प्रतिस्पर्धा या जलवायु ने उन्हें आगे धकेला तो आगे बढ़े। पीढ़ियों के दौरान इस धीमी लेकिन स्थिर गति ने डच अर्हतीना को अमेरिका तक ले गया, उन मातृवंशावली में से एक को लगाते हुए जो आज भी जीवित है। बर्फ युग का सबसे ठंडा काल लगभग 19,000 साल पहले कम होने लगा के बाद दुनिया ने डिग्लेशिएशन के नाम से जाने वाले नाटकीय परिवर्तन के चरण में प्रवेश किया। विशाल बर्फ की चादरें पीछे हटने लगीं, तापमान धीरे धीरे बढ़ा और पारिस्थितिकी तंत्र बदल गए। मानव आबादी के लिए इस गर्मी ने अवसर और चुनौती दोनों लाई। एक तरफ अधिक भूमि रहने योग्य हो गई और नए संसाधन दिखाई दिए। दूसरी तरफ
बढ़ती आबादी अब सीमित भोजन और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी, समूहों को आगे खोजने के लिए धक्का दे रही थी। यह इस अवधि के दौरान था कि हैप्लोग्रुप डचारह की नई उपशाखाएं फैलने लगीं। एक डचारहचार कहलाता है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम चीन में सामान्य हो गया। दूसरा डचारहिका दक्षिण पश्चिम चीन के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। इस बीच डचारहिका ने जापान में पकड़ बनाई, प्राचीन जोमोन लोगों के वंश में योगदान दिया। इन वंशावली की आयु 1800 और 1200 साल पहले के बीच की डेटिंग इस गर्म युग की समय सीमा के साथ पूरी तरह मेल खाती है। हर शाखा नई भूमि में जाने वाले समुदाय द्वारा छोड़े गए फिंगरप्रिंट की तरह है, अपनी मां के डीएनए को अपने साथ ले जाते हुए। लेकिन नुकसान भी था। जैसे जैसे बर्फ पिघली, समुद्री स्तर नाटकीय रूप से बढ़ा। भूमि पुल जो कभी क्षेत्रों को जोड़ते थे, जैसे कि चीन और जापान के बीच, लगभग 1200 साल पहले समुद्र द्वारा निगल गए। जो कभी प्रवासन के लिए राजमार्ग था, वह एक अगम्य बाधा बन गया। हालांकि जो आबादी पहले पार कर गई थी, वे अब स्थापित और दोनों तरफ फल फूल रही थीं। उनके वंशजों ने भौतिक रास्ते गायब होने के बाद भी इन प्रवासनों के आनुवंशिक साक्ष्य संरक्षित किए। यह बताता है कि हम उत्तरी चीन और जापानी द्वीपों के बीच करीबी आनुवंशिक संबंध क्यों देखते हैं। डीएनए हमें बताता है कि समुद्र बढ़ने से पहले परिवार जुड़े भूभाग में स्वतंत्र रूप से घूमते थे। जब वे कनेक्शन गायब हो गए, लोग रह गए और उनका mtDNA अब पानी के नीचे की दुनिया का जीवित रिकॉर्ड बन गया, जो बढ़ते समुद्रों ने मिटाया, डीएनए ने संरक्षित किया। डचार का दूसरा विस्तार दिखाता है कि प्रवासन अमेरिका में एक एकल नाटकीय यात्रा नहीं था। यह बदलते जलवायु, बदलते संसाधनों और प्राकृतिक जिज्ञासा द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों का एक पैटर्न था। विस्तार की ये लहरें डचारह की मात्र शाखाओं को उत्तरी चीन में उनके शुरुआती बिंदु से बहुत आगे ले गईं। अमेरिका, जापान और पूरे पूर्वी एशिया में छाप छोड़ते हुए अब तक कहानी माताओं के माध्यम से बताई गई है। लेकिन डीएनए केवल उनसे ही विरासत में नहीं मिलता। पिता अपने वाई क्रोमोसोम बेटों को देते हैं, mtDNA के विपरीत, जो केवल मातृ रेखाओं के माध्यम से आता है। वाई क्रोमोसोम एक प्रत्यक्ष पैतृक रिकॉर्ड प्रदान करता है। जब शोधकर्ताओं ने y-DNA पैटर्न का अध्ययन किया, उन्होंने मातृ साक्ष्य के लिए एक उल्लेखनीय समानांतर खोजा कि 2373 नामक Y क्रोमोसोम वंशावली उत्तरी तटीय चीन में सबसे आम है। दिलचस्प बात यह है कि यह CP39 की मूल वंशावली भी है, एक हैप्लोग्रुप जो स्वदेशी अमेरिकियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। दूसरे शब्दों में, पैतृक कहानी मातृ कहानी को दर्शाती है। चीन के वही क्षेत्र ने शुरुआती अमेरिकियों के वंश में योगदान दिया। यह कनेक्शन उत्तर पूर्वी चीन के सोंगनेन मैदान के दो प्राचीन व्यक्तियों की खोज के साथ और भी मजबूत हो गया, जो लगभग 1400 साल पुराने हैं। इन लोगों के पास डचारह-3 माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, अमेरिका से जुड़ी मातृवंशावली, और Th1373 Y क्रोमोसोम, मूल निवासी अमेरिकियों से भी जुड़ी पैतृक वंशावली दोनों थे। एक ही प्राचीन समुदाय में दोनों मार्करों की उपस्थिति सुझाती है कि पूरे परिवार, न केवल अलग थलग पुरुष या महिलाएं, इस क्षेत्र से प्रवासित हुए। माताओं और पिताओं ने मिलकर अपनी आनुवंशिक विरासत प्रशांत के पार ले गए। यह दोहरी पुष्टि शुरुआती अमेरिकी पूर्वजों के मुख्य स्रोत के रूप में उत्तरी चीन के मामले को मजबूत करती है।
यह भी दिखाती है कि कैसे mtDNA और इंटर के yDNA मिलकर काम कर सकते हैं, जैसे कि एक कहानी के दो हिस्से अंततः संरेखित हो गए हों। पहली बार माताएं और पिता एक ही कहानी बताते हैं। साक्ष्य की इन लाइनों को मिलाकर शोधकर्ता बर्फ युग के प्रवासन की एक पूर्ण तस्वीर चित्रित कर सकते हैं। यह केवल मुट्ठी भर साहसी व्यक्ति नहीं थे। यह परिवार, समुदाय और संस्कृतियां एक साथ चल रही थीं। उनके जीन, मातृ और पैतृक विरासत दोनों के माध्यम से संरक्षित आज भी आबादी में गूंजते हैं, साबित करते हुए कि अमेरिका की आबादी कभी माने जाने से कहीं अधिक समृद्ध और अधिक परस्पर जुड़ी हुई थी। आनुवंशिकी एकमात्र साक्ष्य रेखा नहीं है जो एशिया और अमेरिका को जोड़ती है। पुरातत्व उन उपकरणों के माध्यम से वही कहानी बताता है जो प्राचीन लोगों ने पीछे छोड़े थे। सबसे हड़ताली उदाहरणों में से एक स्टेम्ड प्रोजेक्टाइल पॉइंट है, एक प्रकार का तीर की नोक या भाला की नोक जिसमें नुकीला आधार होता है, जिसे लकड़ी के शाफ्ट पर मजबूती से फिट किया जा सकता था। ये उपकरण प्राचीन जापान और उत्तरी अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिम दोनों में दिखाई देते हैं। समय से नहीं बल्कि भूगोल से अलग। जापान में लगभग 1500 साल पहले जोमोन लोगों द्वारा स्टेम्ड पॉइंट्स का उपयोग किया गया था। हजारों मील दूर इडाहो में कूपर्स फेरी नामक स्थान पर 16 साल पहले तक बहुत समान पॉइंट्स तैयार किए जा रहे थे। समानता केवल आकस्मिक नहीं है, दोनों विशिष्ट डिजाइन विशेषताएं साझा करते हैं जो संयोग से अधिक सुझाते हैं, जबकि कोई भी साबित नहीं कर सकता कि बिल्कुल वही संस्कृति ने इन उपकरणों को प्रशांत में ले गई। ओवरलैप दृढ़ता से सुझाता है कि विचार और परंपराएं उन लोगों के साथ यात्रा करती थीं जो डचारहतीना वंशावली ले गए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि उपकरण सांस्कृतिक हस्ताक्षरों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि डीएनए हमें रक्त रेखाएं दिखाता है। कलाकृतियां व्यवहार, कौशल और ज्ञान प्रकट करती हैं। जब वैज्ञानिक समुद्र के विपरीत किनारों पर लगभग समान उपकरण डिजाइन पाते हैं, सबसे सरल व्याख्या यह है कि निर्माता जुड़े हुए थे, या तो प्रवासन द्वारा सीधे या साझा पूर्वजों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से। तथ्य यह है कि आनुवंशिक रिकॉर्ड और पुरातत्व रिकॉर्ड एक ही दिशा में इशारा करते हैं, मामले को मजबूत करता है। इडाहो और जापान में वही तीर की नोक एक समुद्र से अलग। एक साथ डीएनए और कलाकृतियां प्रकट करती हैं कि अमेरिका में प्रवासन न केवल जैविक बल्कि सांस्कृतिक भी था। परिवारों ने न केवल अपने जीन लाए, वे तकनीकों, उपकरणों और परंपराओं को लाए जिन्होंने उन्हें नए और अपरिचित परिदृश्यों में जीवित रहने में मदद की। ये साझा हस्ताक्षर एशिया और अमेरिका के कड़ी कड़ी को एक सिद्धांत से अधिक बनाते हैं। वे इसे एक दृश्यमान वास्तविकता में बदल देते हैं। प्राचीन लोग वास्तव में उत्तरी चीन से अमेरिका तक कैसे यात्रा कर सकते थे? उत्तर प्रशांत तटरेखा में निहित है, जिसे अक्सर केल्प हाईवे के रूप में वर्णित किया जाता है। यह एक शाब्दिक सड़क नहीं थी, बल्कि तटीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक निरंतर हिस्सा था जो भोजन, आश्रय और स्थिरता प्रदान करता था। केल्प जंगलों ने मछली, शेलफिश, समुद्री स्तनधारियों और समुद्री घास का समर्थन किया, एक वातावरण बनाते हुए जो लंबी यात्रा पर छोटे समूहों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त समृद्ध था। हिमंदों द्वारा अवरुद्ध कठोर जमे हुए आंतरिक भाग में जाने के बजाय परिवार तट के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ सकते थे। वे संभवतः सरल नावों या राफ्टों का उपयोग करते थे, ऐसी तकनीक जिसमें मनुष्यों ने हजारों साल पहले ऑस्ट्रेलिया बसाते समय महारत हासिल की थी।
इन पोतयानों को बड़े या परिष्कृत होने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि बुनियादी जलयान भी परिवारों को एक तटीय शिविर से दूसरे तक छोटे हॉप्स के साथ ले जा सकते थे। अंततः महाद्वीपों में दूरी को पाट सकते थे। यात्रा मौसमी भी हो सकती थी। समूह अस्थायी रूप से बस सकते थे जहां भोजन प्रचुर था, फिर आगे बढ़ सकते थे जब संसाधन कम हो जाते या जब जलवायु बदल जाती। पीढ़ियों के दौरान इस धीमी लेकिन स्थिर प्रक्रिया ने D4 वंशावली रखने वाले लोगों को अमेरिका तक पहुंचाया। एक बड़े पैमाने के प्रवासन के बजाय यह संभावित रूप से दर्जनों छोटी यात्राएं थीं, हर एक अंतिम पर निर्माण करते हुए। समुद्र एक बाधा नहीं था, यह एक बुफे था। यह तटीय मॉडल बताता है कि इतनी सारी प्रारंभिक अमेरिकी पुरातत्व साइटें नदियों या तट के पास क्यों हैं, और आनुवंशिक साक्ष्य समुद्री यात्रा की संभावनाओं के समय के साथ क्यों मेल खाता है। दुर्भाग्य से ग्रो बर्फ युग के बाद समुद्री स्तर बढ़ने के कारण अधिकांश प्राचीन तटरेखा अब पानी के नीचे है, लेकिन जो आनुवंशिक और सांस्कृतिक निशान बचे हैं वे पुष्टि करते हैं कि प्रशांत तट एक मृत अंत नहीं था, यह एक नई दुनिया में राजमार्ग था। इस कहानी का सबसे शक्तिशाली हिस्सा यह है कि यह केवल प्राचीन कंकालों या बहुत पहले गायब हो चुकी तटरेखाओं में बंद नहीं है, यह आज भी लोगों में जीवित है। हैप्लोग्रुप D4 मातृवंशावली जो उत्तरी चीन में शुरू हुई और प्रशांत पार गई। उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों के स्वदेशी समुदायों में पाई जा सकती है। सुदूर उत्तर में इनुइट समूह इस वंशावली के निशान रखते हैं, उन्हें उन बर्फ युग यात्रियों से जोड़ते हुए जिन्होंने तटीय मार्ग का पालन किया। हजारों मील दक्षिण में चिली के मापुचे लोग भी D4 रखते हैं, साबित करते हुए कि यह आनुवंशिक विरासत अमेरिका की पूरी लंबाई में फैली। एशिया में एक ही पारिवारिक वृक्ष की अन्य शाखाएं रहती हैं। D4 और D42 जापान के एनु लोगों और प्राचीन जोमोन आबादी में दिखाई देते हैं। इन समूहों को लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आनुवंशिकी दिखाती है कि वे उन्हीं परिवारों के साथ पूर्वज संबंध साझा करते हैं जिन्होंने पहले अमेरिकियों में योगदान दिया। कड़ी न केवल स्थान के पार है बल्कि समय के पार है। बर्फ युग चीन से प्रारंभिक जापान से स्वदेशी अमेरिका तक फैली। जो उल्लेखनीय बात यह है कि यह इतिहास के एक जीवित धागे को प्रदर्शित करता है। हमें इन लोगों को दूर या अमूर्त के रूप में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। उनके वंशज हमारे बीच चलते हैं, हमारे बीच चलते हैं, वही mtDNA वंशावली रखते हुए जिन्होंने पहली बार समुद्र पार किया। उनके शरीर की हर कोशिका उस प्रवासन का रिकॉर्ड है। सबूत दफन नहीं है, यह आज लोगों में जीवित है। यही बात प्राचीन DNA को इतना शक्तिशाली बनाती है। यह अतीत और वर्तमान को जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल खोई हुई सभ्यताओं के बारे में नहीं है, यह लोगों के बारे में है, परिवारों के बारे में जिनकी यात्राएं अभी भी उनके वंशजों के आनुवंशिक कोड में गूंजती हैं। दशकों तक पहले अमेरिकियों की मानक कथा केवल साइबेरिया की ओर इशारा करती थी। भूमि पुल एकल राजमार्ग था और लोगों के बारे में सोचा जाता था कि वे बर्फ पिघलने के बाद एक बार चले गए। लेकिन D4 वंशावली की खोज और एशिया और अमेरिका दोनों में उनकी उपस्थिति हमें कुछ अलग बताती है। चीन न केवल साइबेरिया शुरुआती अमेरिकी पूर्वजों का एक मुख्य स्रोत था, यह मानव प्रवासन के नक्शे को फिर से लिखता है और हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है
कि बर्फ युग की आबादी वास्तव में कितनी जुड़ी हुई थी, समान रूप से महत्वपूर्ण। यह दिखाता है कि समुद्री यात्रा एक बार माने जाने से कहीं पहले संभव थी। यह विचार कि 20,000 पहले के मनुष्यों में पानी से यात्रा करने की कुशलता या तकनीक की कमी थी, साक्ष्य के खिलाफ टिक नहीं पाता। केल्प हाईवे ने भोजन और स्थिरता प्रदान की, और यहां तक कि सबसे सरल नावों वाले परिवार कदम दर कदम इसका पालन कर सकते थे। यह सुझाता है कि मनुष्य न केवल भूमि पुलों के चलने वाले थे, बल्कि तटरेखाओं के अन्वेषक थे। यह इस धारणा को भी चुनौती देता है कि प्राचीन लोग अलगाव में रहते थे, बहुत लंबे। मनुष्य न केवल प्रेजेंस, बहुत लंबे समय तक। इतिहास इस तरह बताया गया है जैसे कि आधुनिक समय तक महाद्वीप सील कर दिए गए हों। डीएनए विपरीत प्रकट करता है। कनेक्शन समुद्रों में फैले हुए थे, पहचान को उन तरीकों से आकार देते हुए जिन्हें हम केवल समझना शुरू कर रहे हैं। कटे हुए होने से दूर, शुरुआती अमेरिकी एशिया, जापान और नई दुनिया को जोड़ने वाले प्रवासन के एक बड़े जाल का हिस्सा थे। अमेरिका की खोज एक बार नहीं हुई, यह 2 बार हुई। पहली खोज साइबेरिया से पार करने वाले लोगों के साथ आई, दूसरी चीन से प्रशांत तट के साथ आने वाले परिवारों के साथ आई। एक साथ वे हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास कभी एक एकल कहानी नहीं है, यह यात्राओं की परतें हैं। हर एक आज हम कौन हैं में गहराई जोड़ते हुए। लेकिन अगर चीन का डीएनए समुद्र पार गया, तो कौन से अन्य भूले हुए प्रवासन अभी भी लहरों के नीचे सतह पर आने का इंतजार कर रहे हैं।